Hello everyone, Komal Sharma the side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम रोमांटिक एरा के यंगर जनरेशन के राइटर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली पोइट्स के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन के जो राइटर्स थे जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एंड इनटू दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द सेकेंड जनरेशन पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एरा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. So here the second generation of romantic poets includes Lord Byron, Percy Bysshe Shelley and John Keats. तो ये तीनों मेजर पोइट्स रहे हुए हैं ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एरा। इन तीनों का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का वो ये है कि बहुत यंग एज में इन तीनों की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन नहीं जी and they died in a very young age. So Lord Byron, he was born in 1788 and died in 1824. ठीक है, Percy Bysshe Shelley, he was born in 1792 and he died in 1822. ठीक है, and John Keats, he was born in 1795 and died in 1821. So this was their lifespan only. So let's begin with the first poet of the second generation, who was Lord Byron. So Lord Gordon Byron, ये इनका पूरा नाम था, एंड गॉथे जो कि उन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से एक थे। तो ही कॉल्ड बायरन अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ आर सेंचुरी। गॉथे ने ये कहा है कि अनडाउटेडली जो लॉर्ड बायरन है वो हमारी सेंचुरी के जीनियस रहे हुए हैं। तो डेफिनेटली जब एक कंटेम्प्रेरी दूसरे राइटर के बारे में ये चीज़ बोलता है, दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, सो उनके फेमस वर्क्स में से कौन कौन से थे? डॉन जुआन या फिर चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। ठीक है, ये उनके वन अमंग द बेस्ट वर्क्स थे। एंड ही रॉन थ्रू आउट यूरोप, वो थ्रू आउट यूरोप घूमे थे। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन के इलीगल या फिर हम कह सकते हैं लाइसेंशियस अफेयर्स विद हिज ओन कज़न सिस्टर, उन्हें इंग्लैंड भी छोड़ना पड़ा था। उनके बहुत सारे अफेयर्स रहे हुए हैं एंड ही वॉज टू स्मार्ट टू, तो उसकी भी चर्चा रहती थी उस टाइम पे। एंड ही पार्टिसिपेटेड इन ग्रीस वॉर 1823। 1823 में उन्होंने ग्रीस वॉर में भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि इंग्लैंड को उनको छोड़ना पड़ा था आफ्टर फ्यू ईयर्स हम कह सकते हैं। और उसके बाद में इंग्लैंड छोड़ने के बाद में वो थ्रू आउट यूरोप घूम रहे थे। और ग्रीस जब गए थे वो, तो वहाँ पे जब वॉर चल रहा था इन 1823, तो वहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेटर ऑन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉर्ड बायरन। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं इनके बारे में, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनमें से भी मैंने ये एक्सट्रैक्ट करी है। Later we'll talk all about Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley basically he was a poet, playwright, novelist and essayist. ठीक है, इनको मैट शेली भी कहा जाता था ड्यूरिंग एटन कॉलेज। वाइल ही वॉज इन एटन कॉलेज उनको मैट शेली बोला जाता था उनकी हरकतों की वजह से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब गए तो इनका जो पैम्फलेट पब्लिश हुआ, दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, तो इसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी एक्सपेल कर दिया गया था। तो अब मान सकते हो कितने ज़्यादा अब नोटोरियस थे वो। ठीक है, सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इनको एक्सपेल कर दिया गया था ड्यू टू दिस पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। हालांकि इनके को फ्रेंड थे, उनके साथ इन्होंने मिलके ये पैम्फलेट पब्लिश किया था। उसमें इनका नाम नहीं था, नाम मेंशन नहीं था। ऑन बीइंग कॉल्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्टाफ, तब इन्होंने क्लियरली उस चीज़ के लिए ना तो डिक्लाइन किया था कि मैंने ये पैम्फलेट नहीं पब्लिश किया, और ना इन्होंने एग्री करा था, कुछ कहा नहीं था। दैट्स वाई इन पे ब्लेम लगा के एंड ही वॉज बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो उनके जो फेमस वर्क्स थे वो कौन से थे? ऑजिमेंटियस, और टू द वेस्ट विंड एंड टू द स्काईलार्क, ये इनके वेल रिनाउंड वर्क्स में से हैं। Shelley's 1851 essay, A Defense of Poetry, displayed a radical view of poetry, in which poets act as the unacknowledged legislators of the world.
ठीक है। इन्होंने 1851 में अपना एक ऐसे भी पब्लिश किया था जिसका नाम था ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, जिसमें रेडिकल व्यू ऑफ पोइट्री इन्होंने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, पोइट्री के रेडिकल एस्पेक्ट्स इन्होंने बताए हैं, और इसमें उन्होंने पोइट्स को कहा है एन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लार्स ऑफ द वर्ल्ड, की जो राइटर्स जो पोइट्स होते हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लार्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन बाय पी.बी. शेली ऑफ द पोइट्स। उनका एक बहुत ही वेल रिनाउंड वर्क है दैट इज़ क्वीन मैप, जो कि 1813 में पब्लिश हुआ था। दैट रिवील्स शैली एज द direct heir to the French and the British revolutionary intellectuals of the 1790s. सो बेसिकली क्वीन मैप जो इनका राइटिंग था, जो कि 1813 में पब्लिश हुआ था, दैट रिवील एज द डायरेक्ट हेयर to the French and British revolutionary intellectuals of the 1790s. 1790s में जो ब्रिटेन और फ्रांस में जो रिवोल्यूशंस चले थे उनके इंटेलेक्चुअल्स का इनको डायरेक्ट हेयर माना जाता है। Later on, Shelley's influential poem was The Mask of Anarchy. उन्होंने ये राइटिंग जब लिखी थी इन 1819 पब्लिश हुआ था ये पोएम। सो कॉल्स फॉर नॉन वायलेंस इन प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। तो उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन में नॉन वायलेंस को एज अ प्रोटेस्ट यूज़ करने के लिए कहा था, इन्फ्लुएंस दिया था इस पे। सो इट इज़ परहैप्स द बेस्ट और द फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का ये पहला स्टेटमेंट था, पहला प्रिंसिपल था जो एग्जैक्टली पी.बी. शेली ने दिया था इनटू हिज पोएम द मास्क ऑफ अनार्की। और इसी इन्हीं के फुटस्टेप और इसी नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट था, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था इसमें, इसी से इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी। एंड महात्मा गांधी पैसिव resistance was influenced and inspired by Shelley's verse, and Gandhi would often quote the poem to vast audiences. और in fact इस poem की quotations को भी गांधी जी ने in front of public, in front of mass quote किया था उसको। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के जो पैसिव रेजिस्टेंस था ना नॉन वायलेंस का, वो कहाँ से इंस्पायर है? बाय पी.बी. शेलीज पोइम द मास्क ऑफ अनार्की। ठीक है, सो दिस इज द मेजर थिंग अबाउट पी.बी. शेली। Another poet of the era was John Keats. John Keats basically shared Byron and Shelley's radical politics. His best poetry is not political. जॉन कीट्स हालांकि पी.बी. शेली और लॉर्ड बायरन के साथ रहे हुए थे, ये तीनों मिले थे एक बार, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, और तीनों एक दूसरे के थॉट्स भी एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, और उनके जो रेडिकल जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जॉन कीट्स की कोई भी राइटिंग, कोई भी पोएम, कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल हो। ठीक है, so his poetry consists sensuous music, imagery, along with a concern with material beauty and the transition of life. उनकी पोइट्री में मेजर चीज़ें क्या हुआ करती थी? सेंशुअस म्यूज़िक एंड इमेजरी, मटेरियल ब्यूटी वो एक्सप्लोर किया करते थे, मटेरियल ब्यूटी एंड इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दोनों को रिप्रेजेंट किया करते थे, एंड द ट्रांजिशन ऑफ लाइफ के जो ट्रांजिशंस हुआ करते हैं उनके बारे में भी वो अपनी पोइट्रीज़ में बात किया करते थे। सो अमंग हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर, उनके मोस्ट फेमस वर्क्स में से कौन सा है? द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड ऑड टू साइकी, ला बेले डैम सेंस मेरसी, Ode to Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode on Melancholy, To Autumn, and the Incomplete Hyperion. ठीक है, तो ये इनके मेजर वर्क्स हैं, और जो हाइपेरियन है बहुत वास्ट वर्क रहा हुआ है इनका, बट वो इनकम्प्लीट था ड्यू टू हिज डेथ। सो अ फिलोसॉफिकल पोइम इन ब्लैंक वर्स, एक फिलोसॉफिकल पोइम है ब्लैंक वर्स में, विच वॉज कंसीव्ड ऑन द मॉडल ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जो जॉन मिल्टन है उनका वेल रिनाउंड वर्क है दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके, उसी की राइटिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये वर्क अपना शुरू किया था, बट इट वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट। Keats' letters are among the finest in English and important for the discussion of his aesthetic ideas, including negative capability. सो कीट्स के जो लेटर है वो फाइनेस्ट है इन इंग्लिश एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन
एंड उनके जो एस्थेटिक आइडियाज़ हैं जिनमें नेगेटिव कैपेबिलिटी को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है. Now, what does it mean by negative capability? If you want to know, let me know. I'll be definitely uploading the video related to it. So, Keats has always been regarded as a major romantic, and his stature as a poet has grown steadily through all challenges of fashion. And he was regarded as a major romantic younger poet, and his stature as a poet has grown steadily through all changes of fashion. So these are the things which I have discussed all about the second generation of romantic era. इनके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू दिस जनरेशन एराज पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.